साल 2025 बाजार के लिए रहा बेहद इंटरेस्टिंग। शुरुआत ठंडे नोट पर, लेकिन बंद होते होते थोड़ी सी बाजार में आई है गर्मी। एक साल बाद फिर से बाजार पहुंचे हैं लाइफ हाई पर और साल 2026 को लेकर इस बार उम्मीदें फिर से जगती हुई नजर आ रही है। सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 बेहतर साल होगा। होगा क्या, और अगर होगा तो कितना बेहतर, पैसा कहाँ बनेगा, और इन सब पॉजिटिव ख्यालों के बीच में खतरे या फिर रिस्क कहाँ हैं, कहाँ आपको पैसा लगाना है, ये सारे सवाल अगर आपके मन में है तो आपके लिए आ रहा है ये हमारा विशेष शो स्पेशल 26। जी हाँ, साल 2026 में बाजार की दिशा दशा बताने के लिए हमारे साथ फंड मैनेजर्स का एक बहुत ही बेहतरीन पैनल है। देश के दिग्गज फंड मैनेजर्स में से एक ए बाला सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं, एमडी और सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के। प्रतीक अग्रवाल साहब जो कि एमडी और सीईओ हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से, और साथ ही साथ त्रिदीप भट्टाचार्य साहब जो सीआईओ हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप तीनों को सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नए साल की। उम्मीद करते हैं कि इतने सालों से और स्पेशली पिछले 4-5 सालों से जो वेल्थ आपने म्यूचुअल फंड्स ने जो करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है, 2026 में भी आप वही सिलसिला जारी रखें, ये हमारी शुभकामनाएं। बाला सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहूँगा। बस बहुत आसान सा सवाल है, बस छोटा सा, मतलब जिसमें मुश्किल नहीं होगी आपको बताने में। सर, साल 2026 2025 से बेहतर होगा मार्केट के लिए? So, first of all, New Year greeting to everyone. नया साल मुबारक सबके लिए। थैंक यू सर। और 25 हर साल हम लोग बिगिन करते हैं, उम्मीद से बिगिन करते हैं, और साल अच्छा चलना चाहिए। जो देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बढ़ना चाहिए, एंड वो बेसिस पे मार्केट का भी मुकाम अच्छे चलना चाहिए। मेरे हिसाब से 26 से 25 से ज़्यादा रहेंगे। ऑफ कोर्स सिंपल रीज़न इज़ 25 was more or less a flat market. Right. हम लोग शुरू किया था actually that 25 would be a good year, but still it turned out to be a flat market, and we saw mixed reactions in various market indices. उसके बाद में भी 25 is a period where market का volatility एकदम least था actually. VX was very low. 25 में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी आया था एक्चुअली, फिर भी अपन इंडियन इक्विटी मार्केट मेरे हिसाब से अच्छी तरफ से बिहेव किया एक्चुअली। और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स जो लास्ट ईयर 25 में लिया था एक्चुअली, बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट का तरफ से बाय वे ऑफ जीएसटी कट करने के बाद जो बूस्टिंग के लिए जो डिसीजन लिया था, जो इंटरेस्ट रेट 3 बार या 4 बार काटा एक्चुअली इस साल, ऑलमोस्ट अबाउट 1.5% जो इंटरेस्ट रेट जो काटा, उसका भी एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। देयरफॉर 26 का वही ये जो डिसीजन लिया था 25 में, उसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से 26 में आना चाहिए। मेरे हिसाब 26 विल बी ए ग्रेट ईयर फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। 2026 का साल भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत के लिए अच्छा होगा तो मार्केट के लिए तो अच्छा हो ही जाएगा। त्रिदीप सर, आप भी ऐसी उम्मीद रखते हैं? जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि अगला साल इंडिया के लिए दुनिया के बनिस्बत डेफिनेटली फार बेटर ईयर होगा। अच्छा, दुनिया में बाकी देशों के मुकाबले में सबसे बढ़िया है? जी, क्या बात है। और इसका देखिए, हम लोग अल्टीमेटली अर्निंग्स के पुजारी हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप मार्केट्स को देखें, वो अर्निंग्स को फॉलो करता है। राइट। बाकी सब न्यूज़ एक तरफ, अर्निंग्स दूसरे तरफ। ठीक बात। सो अगर अर्निंग्स का लेखा जोखा अगर हम समझें तो पिछले 12 से 15 महीने में इंडिया का अर्निंग्स ऑलमोस्ट 10 से 12% एक घटौती हुई उसमें, जिसका जो नतीजा ये निकला कि मार्केट्स थोड़े से लैकलस्टर रहे 25 में। वहाँ पे एक उम्मीद की किरण जगी है। अगर आप देखें पिछला क्वार्टर के जो नंबर आए हैं, उससे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अर्निंग्स बेहतर होने के आसार हैं, जो मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते अर्निंग शायद बेहतर हों। तो इस बिना पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स हैं वो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए वो बेहतर है एट द बिगिनिंग ऑफ 2026 कंपेयर टू 2025। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया का जो मार्केट का रिएक्शन होगा टू दिस अर्निंग्स, ये बेहतर होना चाहिए 26 ओवर 25 एज एन ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट। चलो बढ़िया। तो अर्निंग्स बेहतर होगी और अगर कंपनियों की कमाई बेहतर होगी तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि भाव तो बढ़ने ही चाहिए। प्रतीक सर, क्या लग रहा है आपको, वाकई में जो बुरा समय था पीछे बीत चुका, अब यहाँ से बेहतर ही होना चाहिए 2026 में? हर कोई अटकलें लगाता है और अटकले में दुविधा कहीं आती है। दुविधा लेके आप भगवान के पास जाते हो कि भगवान ये संभाल लेना। ठीक बात है। ओके, आज का समय ऐसा है कि अगर आप सोचो तो
तो भगवान ने तो सब दे दिया पिछले साल। हाँ, क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? कुछ मांगने को बचा नहीं है। जो चीज हमारा देश प्रोड्यूस नहीं करता, तेल, उसके भाव कम है। करेक्ट। जो हमारे पास भरपूर है, सोना चांदी, उसके भाव ऊपर है। ओके, अगर आप देखो तो टैक्स कट आपके बजट में हो गई, जीएसटी कट उसके बाद हो गई, इंडिया ने रेपो कट कर दिया 1.25% का, लिक्विडिटी एनहांस कर दी, ग्लोबली ये हो गया। जो एक चीज शायद साल के शुरू में नहीं थी और लोग कह रहे थे रिलेटिव वैल्यूएशन, वो भी अब हम दुनिया के सबसे महंगे मार्केट तो नहीं रहे। करेक्ट। जो आप एवरेज लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यूएशन रिलेटिव की बात करते हैं, उसमें भी हम उसके नीचे चले गए। तो अगर ये सारी चीज़ें देखें तो उम्मीद, हमारी मार्केट 1+1 2 नहीं है, प्रोबेबिलिटी की मार्केट होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट ईयर टू बी गुड इज हेंस एनहांस्ड। Right. मतलब हो कुछ भी सकता है, बट काफ़ी कुछ हो चुका है और सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ है। और लास्ट में जैसा त्रिदीप ने बोला, मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग की भी बढ़ोतरी शुरू हो गई, 10% से अर्निंग बढ़ गई इंडेक्स की। कई सारी स्पेसेस हैं जहाँ पे शायद उससे ज़्यादा बढ़ी होगी। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। शायद एक चीज़ जो नहीं हुई है और बाकी कंट्रीज़ में हो चुकी है, वो एक ट्रेड डील है यूएस के साथ, जिससे शायद सेंटीमेंट थोड़ा सा डामाडोल है। देर सवेर दो बड़ी इकनॉमी, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 4, अगले कुछ सालों में शायद 3 विल टॉक टू ईच अदर। ठीक बात है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि इस साल भरपूर दिया है ईश्वर ने हमारे को, अब अगले साल हमें खाली परफॉर्म करके दिखाना है, राइट। लेकिन हमेशा जब पॉजिटिव बात करते हैं तो थोड़े रिस्क, थोड़े खतरे भी होते हैं। एक खतरे की बात ट्रेड डील की गई कि अब वही बचा है, एक तरह से शायद वो खतरा भी हो सकता है, एक पॉजिटिव ट्रिगर भी। इसके अलावा 2026 में रिस्क क्या हो सकती है? जब हम रिटर्न की उम्मीद करते हैं त्रिदीप सर, क्या कोई ऐसी रिस्क आपको दिखती है जिस पर ध्यान रखना चाहिए? 2 मैं गिनाऊंगा आपको इस माहौल पे। पहला तो एक तो इंडो यूएस ट्रेड डील है। इसका अगर आप लेखा जोखा देखें तो उसका इम्पैक्ट 0.5% ऑफ जीडीपी ही है डायरेक्टली। वो सेंटिमेंट के लिए बहुत बड़ा बना हुआ है, राइट। लेकिन अगर आप इसको यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस का जो टैरिफ है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी 17% पे बैठा हुआ है। करेक्ट। कुछ ज़्यादा है, कुछ उससे कम है। ये जो नंबर है 17, ये पिछली बार इस नंबर पे 1930s में था। और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा टैरिफ ज़्यादा होने के चलते एक कैपिटलिज्म रुक गई और एक बहुत बड़ा रिसेशन हुआ था। तो पहला रिस्क जो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया के सामने वो ये है कि अगर हम बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये पूरा जो ट्रेड डायनामिक्स है इसको एक नेगोशिएशन टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर एक उसका अंजाम नहीं देते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए, कैपिटलिज्म के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए और इकोनॉमीज के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ होगा, विच ऑल द मार्केट्स को इसको झेलना होगा। उसमें से इंडिया को भी कोलेटरल डैमेज भी होगी। करेक्ट। ये पहला रिस्क है कि बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये जो ट्रेड डील वगैरह है इसको हमको सॉल्व करना है। जैसे इन्होंने भी कहा कि ओवरऑल देर सवेर ये रिजॉल्व हो जाए, बट वो होना ज़रूरी है। पिछले मार्च अप्रैल से शुरू होके अभी हमारा ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है। ये पहली बात। दूसरा मैं कहूँगा ये AI का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप देखें AI का इन्वेस्टमेंट्स एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, जितना इन्वेस्टमेंट दुनिया जहां में पैसे लगे हैं वो पिछले बार .com के मुकाबले वहाँ उस लेवल तक पहुंच गया है। और जनरली होता ये है कि जब कैपेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रिटर्न्स कम होते हैं और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट फिर मार्केट्स को देखने को मिलता है। तो अगर AI बबल जिसको हम कह लें या AI इन्वेस्टमेंट्स कह लें, वो अगर उनकी अतिशोक्ति हो गई और वहाँ से हम लोग थोड़ा रिट्रेस करते हैं तो ये दुनिया जहाँ के मार्केट्स के लिए नेगेटिव होगा। ये दोनों रिलेटिवली इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये साल सारे AI बेनिफिशियरीज के मार्केट्स चले, हम एंटी AI ट्रेड बने रहे। तो अगर AI बबल में थोड़ी सी कमी होती है तो वो शायद रिलेटिवली हमारे लिए बेहतर हो। और दूसरा, ट्रेड डील जहाँ पे हम हैं वहाँ से तो बेहतर ही हो सकती है। रिवर्स AI ट्रेड बन सकता है भारत के लिए, अगर बाहर AI बबल शॉर्ट टर्म में दिक्कतें हो सकती है। सर आपको क्या लगता है, ज़्यादातर रिस्क जो दिख रही है, प्रतीक जी ने भी कहा और त्रिदीप सर ने भी, वो इंटरनेशनल ग्लोबल की है? लोकल रिस्क कोई ऐसी है खास आपको लगता है कि जो मार्केट की तेज़ी को रोक सकती है या कमज़ोर कर सकती है? लोकल का रिस्क बहुत कम दिखता है, एक्चुअली कम बहुत दिखता है। फिर भी एक रिस्क तो ऑफकोर्स
ग्रोथ में भी आपको अगर ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी कम हो जाते हैं उसका इम्पैक्ट भी आते हैं. कभी कभी इन्फ्लेशन आज के दिन पे ऑलमोस्ट गोल्ड का एडजस्ट करने के बाद इट इज़ द नेगेटिव इन्फ्लेशन. समटाइम गुड इन्फ्लेशन और बैड इन्फ्लेशन, वैसे बैड इन्फ्लेशन और गुड इन्फ्लेशन, नीचे एकदम इन्फ्लेशन कम रहते हैं तभी आपका नॉमिनल जीडीपी कम हो जाते हैं, उसके साथ साथ में आपका अर्निंग्स ग्रोथ भी कम हो जाते हैं. फॉर अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए. अगर अर्निंग्स ग्रोथ अगर मार्केट से जीडीपी का से कम रहते हैं और नॉमिनल जीडीपी से कम रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा मार्केट में दिखेगा. दैट्स वन रिस्क आई सी. सेकेंड इज प्राइवेट क्रेडिट मार्केट यूएस में. आई थिंक मेंशन अबाउट एआई. सो लॉट ऑफ फंडिंग यूएस में एक्चुअली इज हैपन थ्रू द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में. बहुत बड़ा बढ़ चुका है एक्चुअली, बट मोस्ट ऑफ द फंडिंग now has gone to the funding some of the AI related capital investment. उसका अगर बॉन्ड मार्केट में अगर लिंक करके देखते हैं, some of the credit spreads globally start going up. Even some of the companies, large companies, अगर फ्री कैश फ्लो से लेकिन अभी डेट में आ गया एक्चुअली, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग. उसका इम्पैक्ट अगर इट गेट स्प्रेड इन सम ऑफ द अदर मार्केट, आई थिंक उसका इम्पैक्ट शायद इंडिया में आ सकता है. बट अदरवाइज मेरे हिसाब से इंडिया का रिस्क आई थिंक होलिस्टिक अगर हिसाब से देखते हैं. अब पैसा तो लगाना है. 4 एसेट क्लास से मैं आपको ऑप्शन देता हूँ सर. सबसे ज़्यादा पैसा 2026 में कहाँ बनेगा? एक इक्विटी हो गई, दूसरा फिक्स इनकम डेट हो गया, तीसरा आपका गोल्ड सिल्वर हो गया और चौथा आपका रियल एस्टेट हो गया. कहाँ आपको लगता है रिस्क और रिवॉर्ड के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से 1 2 3 4 क्या होना चाहिए? प्रतीक सर आप शुरुआत कीजिए. चारों में से सबसे ऊपर आपको इसको रखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. इसी सोच ऐसी है कि एक ही एसेट क्लास 2-3 साल लगातार बहुत तेज़ी नहीं रखता है. जी. गोल्ड सिल्वर 2 सालों से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो उसको सेकंड रखता हूँ. इक्विटी फर्स्ट रखता हूँ. रियल एस्टेट जो है, अगर आप ज़मीन की बात करते हो, एग्रीकल्चर लिया, फिर आपने उसकी यूज़ चेंज की और फिर वो क्या, वो तो बिज़नेस हो गया. बट अगर आप घर खरीदते हो और घर खरीद के सोचते हो कि उसके भाव बढ़ेंगे, तो वो जितने लोगों से मैं मिलता हूँ वो इसके पार पहुँच गए हैं. इट इज़ टू पेनफुल, मतलब इट इज़ जस्ट टू पेनफुल. अफोर्डेबल ही नहीं है. अफोर्डेबल एक चीज़ है, उसको संभालना, उसकी जाके आप रजिस्ट्री कराओ, उसका रेंटल लेके आओ, वो इतना पेनफुल प्रोसेस है ना. बड़े बड़े लोग जो पहले केवल रियल एस्टेट वाले थे वो भी वहाँ से हट रहे हैं. करेक्ट. So that is going out in attractiveness. मतलब मुझे तो रियल महसूस एस्टेट होता लास्ट हो गई, थर्ड डेट हो गया. डेट थर्ड हो गया. Debt डेट में पहला उछाल आएगा, क्योंकि जब अगर आप लिक्विडिटी इंक्रीज करोगे और रेट काटोगे तो पहला रीसेट डेट में आएगा. बट फिर क्या होता है कि पूरे साल का अगर आप एवरेज देखते हो तो फिर डेट थर्ड पे पहुंच जाता है. ठीक बात है. तो इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, रियल डेट और उसके बाद रियल एस्टेट. सर आपका क्या रहेगा क्रम? मेरा क्रम बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा. कारण भले ही शायद कारण अलग हो सकता है. अलग होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, जो हम जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस माहौल में, वो है इन्फ्लेशन. राइट. क्योंकि जहाँ भी टैरिफ होगा, जहाँ पे भी ट्रेड बैरियर्स होंगे, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ना ही है. तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 2 एसेट क्लासेस बहुत बेहतर करते हैं. एक है इक्विटीज. जब अर्निंग्स एस्टिमेट्स आपके आ रहे हों, तो वो अभी तक नहीं आ रहे थे, वो आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इक्विटीज वुड बी नंबर 1. ओके. और दूसरा है गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स. में उसको थोड़ा ब्रॉड बेस करके ठीक बात है. प्रेशियस मेटल्स जब अर्निंग्स एस्टिमेट ना आ रहे हो, तो अगले साल का अगर जो रिस्क है उसको थोड़ा ध्यान में रख के करेंगे, तो ये दैट विल हेल्प यू टाइट थ्रू दैट रीजन. ये 2 हैं. तीसरा मैं कहूँगा रियल एस्टेट और रियल एसेट्स. अगर खुदा ना खास्ता करेंसी में, दुनिया सारे करेंसीज में डिवैल्यूएशन होती है, तो रियल एसेट्स की सबसे कम डिवैल्यूएशन होगी, क्योंकि सप्लाई आने में टाइम लगता है. तो थर्ड वुड बी रियल एस्टेट. फाइनल मेरा जो आउटकम होगा वो होगा फिक्स्ड इनकम. ओके. इन मेनी वेज अब मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फिक्स्ड इनकम का जो थोड़ा बहुत एसेट एलोकेशन है, वो बाकी तीनों जगह पे जाना चाहिए. बिल्कुल बात है. ठीक, परफेक्ट, एकदम आपने सही कहा. बाला सर आपकी क्या चॉइस है? सो इक्विटी मेरे हिसाब से रहेंगी, क्योंकि नंबर फर्स्ट प्रेफरेंस इक्विटी होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर के लिए करेक्ट अर्निंग्स लेड इम्प्रूवमेंट देश के लिए आ सकता है. और फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा भी जो 2 साल से नेगेटिव है वो आएगा, उसका रिवर्स आ सकता है. फॉर इक्विटी शुड बी द प्राइमरी एसेट क्लास टू 1. बिकम अ चॉइस, नो चॉइस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे. फिक्स्ड इनकम तो ऑफकोर्स जो वे द कैरी जो चल रहा है, फिक्स्ड इनकम को उतना अट्रैक्शन नहीं है. फिक्स्ड इनकम कैरी बहुत कम है एक्चुअली.
अगर फिक्स इनकम इक्वल अगर देखते हैं विच इज़ प्राइवेट क्रेडिट अल्टरनेट फंड प्राइवेट क्रेडिट में उसमें आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एक्चुअली, क्योंकि सबको एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए. दे ऑल्सो नीड मनी एट फास्टर स्पीड कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल जो बोरिंग जो बैंकिंग सिस्टम करते हैं. तो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट इंडिया में आई थिंक एक पिकअप हो सकता है, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट प्राइवेट क्रेडिट मार्केट. इट्स नॉट ऑफकोर्स नॉट फॉर द जनरल रिटेल इन्वेस्टर, दिस इज़ फॉर MHNIs एंड HNI का इन्वेस्टर्स के लिए. अगर मेटल्स के हिसाब से देखते हैं देर आर एक्सपेक्टेशंस गोल्ड और सिल्वर का अलावा other metals also, of course, people cannot participate. There are no mutual fund product or a product name which is copper and aluminum. So this is also segment where expectations are rising. क्योंकि industrial activities एक तरफ से some देश में आते बढ़ते जा रहे हैं. Of course, new consumption led semiconductor, all those things actually has got different kind of material usages. वो एक है. Second is China also is cutting down some of the capacities. उसका साथ साथ में प्राइस इंक्रीज का भी उम्मीद बहुत है एक्चुअली. तो उधर एसेट क्लास है, बट आपको देख सकता है एसेट क्लास को, बट इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. बट हैविंग सेड दैट एसेट क्लास शुड आल्सो बी वन ऑफ द प्रेफरेंस चॉइस. परफेक्ट. तो ये यानी कि कमोडिटीज़ स्पेशली मेटल्स भी अच्छा पैसा बना कर दे सकती हैं. इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपसे टॉप 3 थीम चाहता हूँ अगले साल के लिए. कौन सी वो जो टॉप 3 थीम है जो इक्विटी में परफॉर्म कर सकती है, त्रिदीप सर बताएं. तो इसमें सबसे पहले मैं फ्लैग ऑफ करूंगा फाइनेंशियल्स. वो फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रख लेते हैं. जो क्रेडिट ग्रोथ है इकोनॉमी में वो करीबन 17-18% होती थी सितंबर लास्ट ईयर. राइट. वहाँ से फिर RBI ने और रेगुलेटर्स ने थोड़ी सा ब्रेक लगाया. वहाँ से घट करके अभी 8-9% हो गई है. और मेरा मानना है कि अगले 6 से 12 महीने में ये जो आंकड़ा है ये 12 से 14 होने की उम्मीद है. तो इस ऐसे समय में एक फाइनेंशियल्स में जनरली देखा गया है कि उसको प्ले करने के लिए ब्रॉड बेस्ड फाइनेंशियल्स में एक थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है. वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल्स अपने अपने अलग अलग थीसिस के वजह से बेहतर लगते हैं. NBFCs में थोड़ा रेट कट का भी बेनिफिशियरी आएगा. तो इसलिए ब्रॉड बेस्ड तरीके से एक फाइनेंशियल्स में फ्लैग ऑफ करूँगा. और दूसरा मैं कहूँगा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी. इसमें से थोड़ी बहुत स्टॉक्स चल चुके हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी उसमें थोड़ी बहुत और तेज़ी बाकी है. वो इसलिए क्योंकि अगले साल का एक बड़ा कैटलिस्ट कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ये 8th पे कमीशन. उससे करीबन 5 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड 7 मिलियन पेंशनर्स इनकी आमदनी में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी होने की चांसेस हैं. और पिछले बार जब भी ऐसा हुआ है तब कंजम्पशन को एक बूस्ट मिला है, पर्टिकुलरली डिस्क्रिशनरी साइड में. तो मुझे लगता है कि ये 2 सेक्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये 2 अगले साल में बेहतर करने चाहिए. कुल मिला के 12 करोड़ कंज्यूमर्स पर इम्पैक्ट डालेगा. 5 करोड़ आपके हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और 7 करोड़ पेंशनर्स. प्रतीक सर, आपको क्या पसंद है अगले साल के लिए? ओके, कौन सी स्पेसेस में टर्न अराउंड आएगी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बरकरार रहेगी. एवरीबडी, हर कोई कहता है मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ के स्लेव होता है. तो एक जो स्पेस है ना मार्केट में नई उभरी है, आइस इंजन वाले थे उनको EV वाले रिप्लेस कर रहे हैं. करेक्ट. अब यूजुअली अगर आप देखोगे तो जो चीज़ डिसरप्ट होती है अगला लीडर वहाँ से नहीं आता है, ऐसा हिस्ट्री बताती है. जी. पर अगर हम मान भी लें कि वो आते हैं तो अगर आप पूरी लॉन्ड्री लिस्ट निकालोगे कि भाई ये सारे आइस वाले हैं, 3 अभी तक, 2 जापानी 1 इंडियन का अभी तक हमको EV स्ट्रैटेजी नहीं मालूम है. करेक्ट. तो वो गैप्स हो गए विच विल बी फिल्ड बाय समबडी एल्स. तो ये एक थीम बन के उभरती है. अभी शुरुआत है. कंपनीज आर स्टिल लॉस मेकिंग. शायद 1-1.5 साल में प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगी, बट रनवे ऑफ ग्रोथ इज सुपर लॉन्ग. तो ये हमको लगता है पीपल विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट इट. अब जैसे आज दिल्ली में आया, वहाँ पे पोल्यूशन के साथ आप बातें कर रहे हो, आइस चलना चाहिए, EV बेटर है. अब पोल्यूशन खाली दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की भी है. सो इट इज़ सो, मतलब वी वर जस्ट डिबेटिंग कि आप ऑड इवन वगैरह करते हो, साथ में ये भी तो बोल दो अगर EV की गाड़ी है तो आप ले आ सकते हो. करेक्ट. तो ये एक थीम हमको लगती है. एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली होगी. दूसरा जो है वो रिन्यूएबल की लगती है. रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार एंड विंड शायद थोड़ा पीछे, बट सोलार ज़्यादा.
एंड जो मैं बातें कर रहा हूँ ना वो लीडरशिप पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, पूरी लॉन्ड्री लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। तो अब जो है पिछले साल क्या हुआ, ग्रोथ ताबड़तोड़ थी, पर एक मार्केट में शंका थी कि ग्रोथ केवल 2 साल की रहेगी। वो शंकाएं अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि फॉर लीडरशिप पोजीशंस जहाँ पे इंटीग्रेशन बढ़ती जाएगी साल बर साल, पॉलिसी उसके साथ मूव कर रही है, तो उनकी अलग आउटकम है, बाकी लोगों की अलग आउटकम होगी। तो यहाँ पे एक रिकॉग्निशन आएगी। तीसरा, जैसा त्रिदीप ने बोला, सो उससे सहमत हूँ, NBFCs, मैं उसमें खाली एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम तीनों ही कैपिटल मार्केट पे पॉजिटिव हैं तो एज अ नैरोअर स्पेस कैपिटल मार्केट स्टॉक्स शुड ऑल्सो डू वेल। मतलब वो फंड्स हो सकते हैं, वो ब्रोकर्स हो सकते हैं, वो एक्सचेंजेस हो सकते हैं। तो 4 थीम आपने बताई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर वाली कंपनियां, NBFC और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर। सर आपको क्या पसंद है? नहीं, एक तो फाइनेंशियल सेक्टर्स हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ अभी आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ते जाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंकिंग का वैल्यूएशन में आ जाता है। उतना NBFCs लेके एंड होम लोन फाइनेंस लेके मेरे हिसाब से ग्रोथ बढ़ना चाहिए। दैट सेगमेंट रिमेन्स एज अ लार्ज सेगमेंट। सेकेंड इज दी IT। I think last 5 years of underperformance, balance sheets are clean, and tariff would have direct impact on that segment. और H1B वैसा अगर एक बार सॉल्व हो गई है, then globally also spending will increase towards IT, and therefore IT as a sector could potentially become a contra play in the coming year. Third is the power sector and sectors में मेरे हिसाब से एक और आप बता रहे थे। of course, fourth of course is consumer durable. I think 8th pay commission is it's a bigger booster. GST का भी जो कट आया था, they related to the automobile sectors, we already seen prices dropping, volumes are increasing. ये GST कट जो आया था कल 1 महीने के लिए नहीं है, 1-2 महीने के लिए, it's actually for perpetual. हाँ, unless I'm perpetual. साथ साथ में अगर 8th pay commission का भी booster of income, plus agriculture income अगर बढ़ जाते हैं, which is also likely, उसमें consumer durable sectors also will be the sectors. Again, last 4-5 साल से sectors not gone anywhere, gone through consolidation phase, so इसका impact आना चाहिए। ठीक बात। तो वैसे सर आप तीनों बड़े दिग्गज हैं, आपको जनरली इंडेक्स वगैरह शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन से आप दूर रहते हैं। मेरा एक सिंपल सा छोटा सा आखिरी सवाल ये है, क्या 2026 में 30,000 निफ्टी दिख सकता है? यानी कि यहाँ से 17-18%, कितने % चांस आपको लगते हैं? परसेंटेज में बता दें। 100% तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर परसेंटेज में बता पाएँ बाला सर। मेरे हिसाब से इस साल नया हाई बन सकता है। ऑफ कोर्स हाँ, वैसे 30,000 होते हैं नहीं होते हैं, दैट्स डिफरेंट। नहीं तो है ही है, 100 पॉइंट बचे सर, नया है इससे तो ऑलमोस्ट 10 to 13% काइंड ऑफ रिटर्न समझ के 10 to 13%। प्रदीप सर? 10 to 12% अर्निंग्स ग्रोथ अगर वैसा है तो अगले 1-2 साल में ब्रॉडली CAGR वैसे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्रतीक सर? नहीं, इंडेक्स पे सहमत हूँ। हमारी वैल्यूएशन अगर हम पिछले 20-25 साल देखें तो 12% अर्निंग ग्रोथ मिली है, 14% कंपाउंडिंग मिली है। राइट। तो एक वैल्यूएशन बन गई है, अब आगे एक्सपेंशन छोड़ देते हैं तो जितनी अर्निंग ग्रोथ आएगी उतनी रिटर्न माननी चाहिए। पूरे चांस हैं कि 2026 में आपके लिए पैसे बने, चाहे वो इंडेक्स लेवल पर हो और स्टॉक स्पेसिफिक, और अगर अच्छे सेक्टर्स आप चुन पाएँ तो बहुत ही बढ़िया। और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद अगर ना कर पाएँ तो बेहतर है अच्छे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में पैसा लगाएं, जहां पर आपको एक बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। और यही आज म्यूचुअल फंड के 3 दिग्गजों ने हमें 2026 को लेकर समझाया है। बाला सर, त्रिदीप सर और प्रतीक सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए और नए साल का आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आप सबसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।